खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी। कुछ खबरें और फिर इंतहाई अहम शख्सियत हमारे साथ होंगे। डोनाल्ड लू के बयान के बाद अमरीकी मुदाखलत का क्या बयानिया दफन हो गया। उन्होंने ऑल टुगेदर इनकार कर दिया कि ऐसी कोई साजिश ही नहीं हुई। तो फिर सवाल बहुत से पैदा होते हैं, साजिश नहीं हुई तो सज़ा कैसे होगी। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन में क्या अमेरिका को खटक रही है और क्या हम वहाँ से सस्ता आयल, वैसे तो स्मगलिंग तो हो ही रही है, सब जानते हैं, तो हम ले पाएंगे। बिजली गैस की चोरी रोकी जाए, 900 अरब रुपए की चोरी, तो क्या हम इस कर्जे और बैगिंग बाउल से बच सकते हैं। ताजरों को टैक्स नेट में लाने की बात हो रही है, 9 लाख ताजरों को लाया जाएगा। ये ताजर ही देंगे या पास ऑन कर देंगे कंज्यूमर को। मेरे साथ मौजूद हैं इंतहाई अहम शख्सियत जनाब तारड़ साहब, वाशिंगटन साबिक मशीर हैं डोनाल्ड ट्रंप के। बहुत शुक्रिया आपने साजिद तारड़ साहब, आपने हमें टाइम दिया एंड आई बिलीव यू आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन टू टॉक टू टुडे। ये जो आप डोनाल्ड लू का जो बयान है, और उसमें मैंने टेस्टिमनी सुनी भी, ये मैंने रंपस पहली दफ़ा देखा। वहाँ पे कुछ लोग तो वो शोर भी मचा रहे थे और उन्होंने ऑल टुगेदर इससे इनकार कर दिया उस सब कमेटी में। पहले तो ये फरमाएं कि क्या इन हेयरिंग्स की कोई सिग्निफिकेंस है या इनकी कोई नुमाइशी हैसियत है या हमारी सियासत पे इसका कोई असर पड़ सकता है, कोई इन्फ्लुएंस होगा पीटीआई के हक में वहाँ से इससे तमाम एक्सरसाइज का। जनाब साजिद तारड़ साहब। काज साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया, मेहरबानी। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बड़े अरसे से आपके हर प्रोग्राम को देखता हूँ, मुझे आपने अपने प्रोग्राम में लिया, मैं ममनून हूँ आपका। दूसरा काज साहब, माय प्लेजर। काज साहब, दर हकीकत अगर देखा जाए तो डोनाल्ड लू का जो इन्होंने दोबारा इनको जिंदा किया है, इसका स्वाय ट्विटर के से इसका अलावा इससे आगे इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। एक तो वो सब कमेटी है और दूसरा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इस वक्त रेडार पर नहीं है कि उसको इन चीजों को। दूसरा अगर देखा जाए तो पीटीआई का अपना जो बयानिया है उसी के अंदर तजाद मौजूद है। इन्होंने पहले 55 जलसे किए साइफर के ऊपर और फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पे मिलियंस डॉलर्स के हिसाब से अमेरिका के अंदर लॉबी फर्मों के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट की, और इसमें ना सिर्फ मेरा बल्कि बीबीसी और कई जो अदारे हैं वो इसके ऊपर प्रोग्राम आर्टिकल लिख चुके हैं, प्रोग्राम कर चुके हैं कि यहाँ पे इस वक्त लॉबी डॉलर जो है वो बोल रहे हैं। और अगर देखा जाए तो अगर मैं इस पे मजीद आगे जाऊं तो इस वक्त अमेरिका एक वीक फॉरेन पॉलिसी का शिकार है इस वक्त। आफ्टर आपने देखा होगा आफ्टर फॉल ऑफ काबल, आफ्टर इस वक्त रेड सी के अंदर और गाजा के अंदर अमेरिकन इश्यूज जो हैं वो अपने मिसाइल के अंदर इस वक्त घिरा हुआ है। एक वीक फॉरेन पॉलिसी है इस वक्त जो रजीम, मैं उसको हमेशा कहता हूं कि इस बाइडन ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको इंटरनल इस वक्त कई इश्यूज हैं। इन सारे सर्कमस्टांसेस के तनाजर से अगर देखा जाए तो डोनाल्ड लू की जो हियरिंग थी उसकी कोई इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है। दूसरा जो मैं एक सबसे बड़ा मुझे अफसोस होता है, काश को पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने के लिए आज तक किसी ने इतनी कोशिश की होती। आज तक किसी ने ना आईएमएफ के बिल्डिंग के सामने जलसे किए, ना इन्होंने टाइम स्क्वायर पे आज तक किए। पाकिस्तान के हजारों मसाइल मौजूद हैं, लेकिन काश के पाकिस्तान का मुकदमा को लड़ता। लेकिन आज मैं जिस तरह बता रहा हूं कि दिस इज नॉट सियासत, दिस इज नॉट, आप अपनी डर्टी लॉन्ड्री पूरी दुनिया के सामने नहीं धोते। लेकिन इन्होंने यहाँ पे इस वक्त जो कुछ हो रहा है, कल वहां पे भी नारे भी लगे हैं, अनऑर्गेनाइज थी चीजें। लेकिन मैं समझता हूं कि इसका स्वाय ट्विटर पे एंजॉय करने के अलावा डोनाल्ड लू की हियरिंग की कोई सिग्निफिकेंस नहीं। अच्छा तारड़ साहब, एक यहाँ पे गलतफहमी और भी पाई जाती है। मैं अभी आपकी इंटरनल सियासत पे भी आऊँगा, बड़ी सिमिलैरिटीज़ भी हैं आजकल पाकिस्तान और अमेरिका की सियासत के ज़िमन में। ये ख्याल और ख्याल गलती होगा कि जी अगर डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं तो जो यहाँ की अपोजिशन है वो एक कुछ उम्मीदें, कुछ ऐसी बात होती है या वहाँ की जो डीप स्टेट है या रियासत है उसकी पॉलिसीज़ होती हैं वो पर्सन स्पेसिफिक होती हैं। तो क्या ये उम्मीद खाम ही नहीं लगती आपको कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो पीटीआई को कोई फायदा होगा? बिल्कुल, एब्सोल्युटली काज साहब, गलत सोचे हैं, गलत इनके प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा से आगे नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप, मैं वाजे करना चाहता हूं कि किस तरीके से स्टेटें ऑपरेट करती हैं। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैड रिलेशनशिप विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, नॉट इंडिविजुअली बेस्ड ऑन इमरान खान। ये गलत सोचे हैं लोगों को मिसगाइड करना कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दिस इज नॉट हाउ द स्टेट्स ऑपरेट।
और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि खान साहब से पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब की नवाज शरीफ साहब से भी बात हुई थी और बड़ी अच्छी बात हुई थी। मैं उसमें आई वाज इन्वॉल्वड इन इट एंड आई वाज वाचिंग इट मैटर ऑफ फैक्ट वेरी क्लोजली। जब नवाज शरीफ साहब से बात हुई थी तो ये एक प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के साथ रिलेशनशिप थे। जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा उसके साथ रिलेशनशिप होंगे। बिल्कुल ये गलत बात है, गलत तासर दिया जा रहा है कि इमरान खान साहब के लिए कुछ स्पेशल चीजें डील की जाएगी। बल्कि मुझसे कई लोगों ने राब्ता किया है आजकल, क्योंकि मैं दोबारा कैंपेन में आजकल इन्वॉल्व हूँ कि गो थ्रू गेट थ्रू टू डोनाल्ड ट्रंप और बात की जाए। पिछले दिनों ने एक कोई स्टेटमेंट कैलिफोर्निया से दी भी थी, लेकिन पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, जहां डोनर सामने खड़े होते हैं, डोनर पैसे दे रहे होते हैं, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप साहब अल्टीमेटली उनको प्लीज करने के लिए ये करते हैं। लेकिन दिस वाज जब खान साहब आए थे, स्टेट टू स्टेट सारी रेसिप्रोकल बेसिस पे रिलेशनशिप थे, उसमें पर्सनल कोई चीज ना इन्वॉल्व थी, ना फ्यूचर के अंदर होगी। अच्छा तारड़ साहब, एक और कंट्राडिक्शंस हैं, कुछ समझ में नहीं आती, जरा रहनुमाई फरमाइए। यहाँ पे एक मुबैना आता है जिसे कहते हैं आप साइफर, फिर डिमार्च होता है, फिर एक हमारी हाईएस्ट टॉप कमेटी बैठती है और एक एहतजाज करती है और वो कहती है जी कि ये मुदाखलत है, ये माना है। उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का जो अब आज के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी बैठे हुए थे, शहबाज शरीफ साहब थे, उस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी और उसकी मौजूदगी का तो फिर एक सबूत हो गया। और आज डोनाल्ड लू साहब कहते हैं ये है ही नहीं, और फिर अगर ये है ही नहीं तो पाकिस्तान की अदालत उन्हें किसी एक गैर मौजूद चीज़ पे सजा भी दे देती है। हाउ कैन वी इस पजल को कैसे हम मिलाएं? उसमें कैसा मैं दो चीजें अर्ज करना चाहूंगा कि साइफर जाते हैं, नॉर्म है, डिप्लोमेसी का नॉर्म है। उसके बाद डिमार्च भी होते हैं, वो भी डिप्लोमेसी का नॉर्म है। लेकिन उसको एक साजिश बना लेना ये ज्यादती है। मैं यहाँ ये जरूर क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि हुकूमतें अगर किसी ने चेंज करनी हो, सबसे पहले तो मैं इसको कंप्लीटली डिनाई करूंगा कि अमेरिका का रजीम चेंज के अंदर कोई उसका असर था, उसमें बिल्कुल नहीं था, मैं डिनाई करूंगा। और दूसरा, अगर हुकूमतें चेंज करनी हो तो इस तरह लिख के नोटिस नहीं दिए जाते। उस वक्त डोनाल्ड लू साहब को पता था कि पीछे स्टाफ बैठ के असद मजीद साहब के साथ नोट्स ले रहा है, तो वो इस तरह बता के नहीं किए जाते। और तीसरी उसमें बात ये मैं करना चाहूंगा कि 55 जलसे किए आपने साजिश इस पे साइफर के ऊपर, फिर आपने इन्हीं सेनेटर, इन्हीं कांग्रेसमैनों को अब कह रहे हैं कि हमारी मदद की जाए। ये इसी के अंदर तजाद मौजूद है, इसी के अंदर से आपको इसका जवाब मिल जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में जो कुछ भी हमारे एक सियासी रहनुमा ने किया, उसने ना सिर्फ पूरी दुनिया में जग हसाई कराई, बल्कि पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप के ऊपर भी उन्होंने कारी जरब लगाई है। मैं समझता हूं कि इस कॉन्सेप्ट को क्लियर होना चाहिए कि जिस तरह ना अमेरिका इन्वॉल्व था रजीम चेंज के अंदर, ना इस तरह से की जाती हैं चीजें। ये एक, हाँ, जिस तरह खान साहब ने खुद फरमाया था कि आओ इसके ऊपर मिलके खेलेंगे, तो फिर उन्होंने बड़ी खूबसूरती से खेल खेला है। उन्होंने एंटी अमेरिकन जो सेगमेंट थे उनको कैश कराया है और इससे ज्यादा नहीं। अच्छा तारड़ साहब, ये फरमाइए कि एक बात तो मिस्टर लू ने भी एडमिट की कि कोई ग्रास किस्म की धांधली की उन्होंने बात की, जिस पे कुछ और सेनेटर साहब या जो भी कमेटी के मेंबर थे उन्होंने कहा कि जी इसकी एक तहकीकात होनी चाहिए। तो वो तो हमें तो हम वी आर नॉट बाउंड टू उनकी डिक्टेट्स पे तो नहीं हम चलेंगे। लेकिन ये बात हुई कि वहाँ ये बात एडमिट की गई कि इलेक्शन जो है वो शफाफ नहीं था। ये एस्टेब्लिश हुआ किसी हद तक? देखिए, उसमें दो चीजें मैं समझता हूँ। डोनाल्ड लू साहब ने इस हियरिंग में आने से पहले एक दिन पहले उन्होंने रिटर्न भी चीजें दी थी, जिसमें उन्होंने अपने 1993 का एक्सपीरियंस, जो जब वो पेशावर में पोस्टेड थे, तो वो उस इलेक्शन का भी जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि ये कोई, और इससे अगर जो तासर मिल रहा है हियरिंग में, ये कोई नई चीजें नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर इलेक्शंस के अंदर कुछ ना कुछ जाहिर है रिजर्वेशंस होती हैं। उन्होंने अपने रिजर्वेशन का इजहार किया कि उस दिन इंटरनेट बंद था और जो मुबसरीन थे, जो ऑब्जर्वर थे, उनको एक्सेस नहीं दी गई। उन्होंने ये सारी चीजें बताई हैं। लेकिन एक चीज मिस कर गए जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2024 के इलेक्शंस के ऊपर अगर रिजर्वेशंस हैं तो 2018 के इलेक्शंस किस तरह थे, उनको आप साफ मानते हैं? मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन मार्क है। दूसरा, अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में इलेक्शन हुए हैं, वहां पे अपोजिशन ही मौजूद नहीं थी। इजिप्ट के अंदर इलेक्शन हुए हैं, अब भारत के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जब भी इलेक्शन होते हैं, उनके अंदर कोई ना कोई खामियां तो होती हैं। बल्कि मैं ये कहूंगा कि मैं जिस कंट्री में इस वक्त बैठा हूं,
250 साल की जमहूरियत की हिस्ट्री मौजूद है। जमहूरियत तो यहां भी सही तरीके से काम नहीं कर रही है। एक पार्टी आज भी समझती है कि 2020 का इलेक्शन उनसे चोरी किया गया था, मेल इन वोटिंग जो थी वो गलत वोटिंग थी। तो अगर देखा जाए तो 100% परफेक्शन किसी भी इलेक्शन में नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ खामियां तो होती हैं। अच्छा तारड़ साहब, एक मोअज़्ज़ज़ मेंबर जो थे उन्होंने अमरीकी सफ़ीर को कहा कि वो खान साहब को जाके मिलें। क्या ये कानून के तौर पर, आईनी तौर पर बाइंडिंग होगा सफ़ीर के लिए कि वो मिले और उन्हें मिलना पड़ेगा और उसका कोई नतीजा भी निकल सकता है? एब्सोल्युटली नॉट। मेरे ख्याल में उनकी सिर्फ एक प्रपोजल थी। एक कांग्रेसमैन मिस्टर शर्मन, उनके कहने से सबसे पहले तो बात यह है कि रिपब्लिकन है वो। दूसरा, उनके कहने से एम्बेसडर साहब इज नॉट बाउंड टू डू दैट, उन्हें जाने की जरूरत नहीं है, या अगर नहीं जाना चाहते तो उनको जाना, मेरे ख्याल में जाना चाहिए भी नहीं। कि दिस इज नॉट हाउ द स्टेट्स और एम्बेसडर जाके अपोजिशन पार्टीज के लोगों से मिलें या उनके साथ कुछ चीजें डिस्कस करें। मेरे ख्याल में डिप्लोमेसी के लिए ये इट्स नॉट अ नॉर्मल प्रैक्टिस। लेकिन जिस तरह मैंने कहा है कि इस वक्त अगर आप मिलियंस ऑफ डॉलर पंप करें किसी भी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अचीव करने के लिए, मैं समझता हूं ये इस वक्त उसकी बेहतरीन मिसाल मिल रही है। मैं फिर दोबारा एक दफा रिपीट करूंगा, काश कभी आज तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे पाकिस्तान का मुकदमा भी इसी तरह लड़ा होता। ये मेरी ये ख्वाहिश है, क्योंकि मैं समझता हूँ मैं सिर्फ पाकिस्तान पे बिलीव करता हूँ, मेरी पार्टी पाकिस्तान है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है एक फर्दे वाहिद के लिए किया जा रहा है। काश पाकिस्तान का मुकदमा भी इसी तरह लड़ा जाए। अच्छा तारड़ साहब, एक और भी लॉबिंग हो रही है और वो ये थी, और बहुत लोगों ने इस पर वी लॉग भी की है, सोशल मीडिया को हम कम ही सब्सक्राइब करते हैं, ऑथेंटिसिटी तो होती भी है, नहीं भी होती, मगर वो कहते हैं कि जो जुडिशियल सिस्टम है अमेरिका का, वहाँ जाके हम दुआई देंगे, वहाँ जाके हम बात करेंगे कि जनाब ये जो हमारे मुल्क में मुबैना तौर पर मुदाखलत की गई है, क्या कानून में कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद है कि वहाँ की जो पाकिस्तानी फ्रेटर्निटी है वो जाएं और ये कहें कि जी हमारी कंट्री ऑफ ओरिजिन में ये हुआ है और उनकी कोर्ट्स जो हैं उनकी कोई जुरिसडिक्शन इस पे बनती है? काजी साहब, मैं थर्ड जनरेशन लॉयर हूँ माई सेल्फ, बल्कि मेरा जो लड़का है, मेरा बच्चा है जो, वो भी अब आजकल ही इज अ लॉयर है। एब्सोल्युटली नॉट, कोई कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन नहीं है। पाकिस्तान का इंटरनल प्रॉब्लम है। आपको अल्टीमेटली मैक्सिमम आप ये कर सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में या किसी को एक लेटर लिख सकते हैं, और उसमें खास आप बड़ा कुछ कर रहे हैं। IMF को भी उन्होंने लेटर लिखा है, यूरोपियन यूनियन को भी वो अपना कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अमेरिकन जुडिशल सिस्टम हैज नो जुरिसडिक्शन ऑन इंटरनल मैटर्स ऑफ पाकिस्तान, बिलखसूस इलेक्शन या किसी और हवाले से। पाकिस्तान के अंदर क्राइम कमिट हुआ है तो वहीं की अदालतें उसमें इंसाफ देंगी, अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम। और दूसरा, अगर देखा जाए तो आजकल जो जिस तरीके से अमेरिका के हालात हैं, जुडिशियल सिस्टम इज क्रिपलिंग हियर, वो अपने लोगों को इंसाफ पहुंचाने से कासर हैं, वो पाकिस्तान के मुकदमे क्यों सुनेंगे? अच्छा डॉक्टर साहब, ये इस पे मैंने यानी ये जो आप सिस्टम की बात कर रहे हैं कि ये बड़ा यानी क्रिपलिंग है, तो क्या आप वहाँ भी कोई इसी किस्म की आपको सिचुएशन नज़र आ रही है? जिस तरीके से यहाँ बड़े लोग शाकी हैं अदालत के निज़ाम के हवाले से, आप वहाँ समझते हैं कि वहाँ भी कुछ सिस्टम कंप्रोमाइज़ होता नज़र आ रहा है? ये कहना चाह रहे हैं आप अमेरिका में? मैं बिल्कुल कंप्रोमाइज उसमें काज साहब मैं बताना चाहूंगा, बिलखसूस उसका कोट करना चाहूंगा। इलान मस्क जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उन्होंने अगले दिन कोट किया था कि दुनिया के हर जगह पे, हर कंट्री के अंदर गवर्नमेंट स्ट्रांग हो रही है, एस्टेब्लिशमेंट स्ट्रांग हो रही है, डेमोक्रेसी इज इन डिक्लाइन। और ये दर हकीकत मैं एग्री करूंगा उनसे, क्योंकि 250 साल पुराना सिस्टम है, इसको रिफॉर्म नहीं किया गया टाइम टू टाइम, और उसमें क्रैक्स आ रहे हैं। अमेरिका इज गोइंग थ्रू इट्स ओन वर्स्ट पॉलिटिकल क्राइसिस अमेरिका के अंदर, जिसमें एक उसमें सबसे बड़ा जो चीज उसमें सर फहरिस्त है वो कोविड के दौरान जो मेल इन वोटिंग हुई है। और दूसरा, अगर देखा जाए तो बराक ओबामा इस वक्त आजकल भी गवर्नमेंट इज रन बाय ओबामा साहब पिछले 12 साल से एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, 8 साल उनके अपने और 4 साल बाइडेन साहब के। तो जब एक फर्दे वाहिद जब 12 साल एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करता है तो ही बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो उसमें देखा जाए तो वो जुडिशियल सिस्टम को भी कंट्रोल कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को भी कंट्रोल कर रहे हैं, FBI को भी कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे सिटिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट के अपने कोट हैं कि वो कहते हैं कि द रिपब्लिकन्स एंड कंजर्वेटिव्स होम ग्रोन टेररिस्ट हैं। तो जब आपके ये आइडियोलॉजी हो, जब आप सिर्फ समझते हो कि आप आधे अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, तो मिसाइल तो होंगे। और उसकी मिसाइल आपने देख ली है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब 3 साल काजी साहब जमहूरियत सोई रही, बिल्कुल उसको कोई इशू नहीं था। जो ही डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी कैंडिडेसी डिक्लेयर की है, उनके पोल ऊपर आए हैं,
तो आज उनको 90 से ज्यादा केसेस जो है उनके अंदर इन्वॉल्व हैं। मुझे आज से कोई 1 महीना पहले उनके साथ 1 हफ्ता ट्रेवल करने का मौका मिला, जिसमें बार बार वो अपने स्पीचेस में कहते थे कि मेरे ऊपर अल कपोन, जो कि शिकागो के बहुत बड़े गैंगस्टर थे, उनसे भी ज्यादा केसेस हैं। तो फिर अगर ये देखा जाए तो जो जमहूरियत का घर है वहां पे जमहूरियत पूरे तरीके से काम नहीं कर रही, इसमें वाकई कोई शक नहीं है। अमेरिका इज डिवाइडेड, अमेरिका इज लीडरलेस, अमेरिका इज हेल्पलेस, अमेरिका इज होपलेस टुडे। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अमेरिका के हालात ये हैं तो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त लीडरशिप का फुकदान है। आप देख रहे हैं यूक्रेन जल रहा है, गाजा जल रहा है, लेकिन कोई भी लीडरशिप प्रोवाइड करने से कासर है। मैं इस पे पूरा सेगमेंट आपके साथ करूंगा। ये जो मैं तो कहते हुए डर लगता है, सिविल वार की बातें हो रही हैं, 33-36 करोड़ वहाँ असला लीगल है वहाँ पर अमेरिका के बारे में बहुत से। मगर एक सवाल मैं ज़रूर करना चाहता हूँ आपसे, आप बड़े आजकल एक्टिव हैं इंडिया पाकिस्तान ट्रेड के हवाले से। आपने, मैंने जानता हूँ एक दौरा भी किया शायद आपने, तो इस हवाले से ये आपकी काविशें क्या हैं और उसके पीछे क्या आपकी इंटेंशंस हैं। लेकिन ये मैं एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, ये मैं सवाल छोड़े जा रहा हूँ। इसके बाद ये सवाल अब नाज़रीन हम पूछेंगे मोअज़्ज़ज़ मेहमान साजिद तारड़ साहब से। और ये सिविल वार की खुदा ना खास्ता बुक्स लिखी जा रही हैं CNN पे, उसके जो है वो रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो सिचुएशन ज़मीन पे क्या है, अमेरिकी समाज कितना डिवाइडेड है, खुदा ना खास्ता किस तरह ख़तरे में है या नहीं, ये बड़े अहम सवालात हैं। एक ब्रेक के बाद तारड़ साहब हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस साजिद तारड़ साहब। ये फरमाइए कि पहले तो ये जो मैंने सवाल किया था कि इंडिया पाकिस्तान ट्रेड के हवाले से आपने विजिट भी किया, क्या पोटेंशियल है इसमें, सक्सेस की कितनी गुंजाइश आपको नज़र आती है, बड़ी पेचीदियाँ हैं, आप कैसे देखते हैं? काजी साहब, मेरी इस वक्त कोशिश ये है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर महंगाई, इन्फ्लेशन के हालात खराब हैं, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन इस वक्त बढ़ रही है। और इसमें जो सबसे बड़ा मेरा आर्गुमेंट दोनों कैंप्स के अंदर वो ये है कि इस वक्त अगर आप देखें, भारत और चाइना बिल्कुल आमने सामने बॉर्डरों पे खड़े हैं, लाइव एक्सरसाइज हो रही है। दूसरी साइड पे भी, यहाँ भी अग्नि 5 का उन्होंने तजर्बा किया है, 10,000 ट्रूप्स भारत में उन्होंने बॉर्डर पे एक्स्ट्रा भेज दिए हैं, लेकिन ट्रेड अपनी जगह हो रहा है। अमेरिका और चाइना दोनों कोल्ड वॉर में एंटर हो चुके हैं ताइवान के हवाले से, लेकिन ट्रेड हो रहा है। इस वक्त प्रोडक्ट्स जो हैं वो भारत से दुबई जाती हैं, दुबई से पाकिस्तान आ रही हैं। तो मैं ओरिजिनली, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेरी पार्टी का नाम पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अवाम मेरी पार्टी है, मेरी मादरे मिल्लत है, तो मैं हमेशा ये समझता हूं कि दिस इज द वे आई कैन सर्व माई मदरलैंड। तो उसमें मैं दोनों पार्टीज को, दोनों साइड में, मेरा ये भारत का चौथा दौरा था और मैं ज्यादातर वहां जाता हूं अमेरिकन डेलीगेशंस के साथ। लेकिन इस वक्त मुझे, इस दफा मुझे इस टॉपिक पे भी बात करने का मौका मिला। तो देयर इज दूसरी साइड पर भी होप मौजूद है कि इलेक्शन के बाद चीजें जो है वो आइस मेल्ट हो सकती है। तो यही मैं कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूं दोनों साइडों पे कि किसी ना किसी तरीके से ट्रेड शुरू किया जा सके। वेजिटेबल्स और दूसरी चीजें, अद्वियात बिलखसूस और कई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि भारत से इंपोर्ट करके पाकिस्तान के अंदर महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। अच्छा, मैं अब एक और बड़े अहम इशू की तरफ आता हूं जिसमें मुझे आपका टेक बड़ा ज़रूरी है। तारड़ साहब, अगर फाइनेंशियल टाइम्स में स्टोरी पढ़ता हूं, जो कि बड़ा पावरफुल, और कहते हैं कि रूलिंग क्लास का माउथ पीस है वो, और वो कहते हैं कि देयर इज अ सीरियस थ्रेट ऑफ सिविल वॉर, क्योंकि वहाँ आपको पता है गन कंट्रोल नहीं है। 36 करोड़ हथियार बताए जाते हैं 33 करोड़ लोगों में। कैपिटल हिल पे जो हुआ वो आपके सामने है, और रास्ता रोका जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। जिस तरीके से अभी आप कह रहे थे कि इतने पर्चे अल कपून पर नहीं थे जितने उन पर हैं। ये 2024 का इलेक्शन क्या इतना ही खतरनाक है अगर रास्ता डोनाल्ड ट्रंप का रोका गया? बिल्कुल खतरनाक, बहुत खतरनाक। अगला इलेक्शन जो आ रहा है ये डिफाइन करेगा अमेरिका की डायरेक्शन, बल्कि पूरी दुनिया की डायरेक्शन डिफाइन करेगा। अब मैं ये यहाँ पे, जिस तरह मैं अपने पिछले आंसर के अंदर बता रहा था कि ओबामा साहब 12 साल से एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, अब उसमें 4 साल मजीद ऐड करें अगर आप बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, ओबामा बाइडन के, तो जब आप 16 साल एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करेंगे, और जो हालात आजकल अमेरिका के हैं, एक महीने में 3-3 लाख लोग जो हैं वो सदर्न बॉर्डर से एंटर हो रहे हैं। मैंने कल एक आर्टिकल पढ़ा है कि नॉर्दर्न बॉर्डर कनाडा से भी इस वक्त इलीगल लोग जो है एंटर हो रहे हैं, और उनका कोई पता नहीं है कि वो कहां से आ रहे हैं, बल्कि जो नॉर्दर्न बॉर्डर से लोग एंटर हुए हैं वो टेरर वॉच लिस्ट पे उनके नाम मौजूद थे।
और अमेरिका का हर शहर जो है, अगर आप गौर से देखें, गूगल करके चेक करें, हर शहर गाजा बन चुका है। डिफेंडिंग पुलिस है, पुलिस डिमोरलाइज है, आर्मी डिमोरलाइज्ड है, गाजा की जंग बिल्कुल हाथ से बाहर है, रेड सी पे कोई कंट्रोल मौजूद नहीं है, फॉरेन पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती। जो अलायंस सामने आ रहा है, आ चुका है कि रशिया और चाइना एक कैंप बन चुके हैं। तो ये सारी थ्रेट्स अगर देखी जाए तो अमेरिका, आपको अमेरिका की लीडरशिप नजर नहीं आती। तो अगर इस अगले इलेक्शन में रिपब्लिकन प्रेसिडेंट, कोई भी रिपब्लिकन प्रेसिडेंट अगर बाइडन ओबामा को रिप्लेस नहीं करता, तो मेरे ख्याल में यहां तक लोग सोच रहे हैं, आपने बिल्कुल सही फरमाया काजी साहब, कि सिविल वॉर या फिर उसके बाद वन पार्टी रूल। इस वक्त अगर देखा जाए तो लोग मुसलसल बातें कर रहे हैं कि बॉर्डर सिर्फ इसीलिए खोले गए हैं ताकि लोग यहां पे आए और डेमोक्रेट, इनको एज ए डेमोक्रेट वोटर देखा जा रहा है। तो अगर इस 17 मिलियन लोग बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, 6 मिलियन 11 मिलियन यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स पहले मौजूद थे और 6 से 7 मिलियन इस वक्त ओबामा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर एंटर हो चुके हैं। अगर 17 मिलियन लोगों को वोट देने का हक दिया गया, जो कि बिल पेश किया जा चुका है कि ग्रीन कार्ड के ऊपर वोट देने का हक दिया जाए, तो फिर मेरे ख्याल में अमेरिका से रिपब्लिकन पार्टी खत्म हो जाएगी और वन पार्टी रूल होगा, जो कि ओबामा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है। तो इससे दिस इज हाउ द डेमोक्रेसी विल डाई एंड दिस इज विल डिफाइन कि सिविल वॉर, रेड स्टेटें कहां जाएंगी, ब्लू स्टेटें कहां जाएंगी। आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि अगला इलेक्शन एक क्रूशल इलेक्शन है, ना सिर्फ अमेरिका के लिए, पूरी दुनिया के लिए। अच्छा, तो क्या आप तारड़ साहब समझते हैं कि जिस तरह कैपिटल हिल का जो है खुदा न खास्ता उसका रिपीट हो सकता है, इस तरह के खतरात मौजूद हैं? बल्कि कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से मैं बात कर रहा था कि बहुत खौफनाक डिवीजन है, खुदा न खास्ता डिसमेंबरमेंट की बातें भी लोग करते हैं खाकम बदान। बिल्कुल बातें हो रही हैं और कंट्री इज सीरियसली डिवाइडेड, बहुत डिवाइडेड है। आज तक मैंने अमेरिका के अंदर इस सोसाइटी को इतना डिवाइडेड नहीं देखा था, रेशियल बेसिस पे, इकोनॉमिक बेसिस पे, क्राइम रेट की बेसिस पे। मैंने इतना डिवाइडेड कंट्री नहीं देखा। मुझे यहाँ पे तकरीबन 30-35 साल हो गए हैं, लेकिन काजी साहब इतनी बड़ी डिवाइड नहीं देखी गई। पहले यहाँ कहा जाता था, नॉर्म था सियासत का, कि प्रेसिडेंट जब इलेक्शन जीत के आता था वो कहता था कि आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द होल कंट्री। लेकिन अब बाइडेन ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन फार लेफ्ट पे जा चुके हैं और वो बिल्कुल, जिस तरह मैंने कहा है कि हमारे जैसे कंजर्वेटिव माइंडेड लोगों को वो कहते हैं दे आर होम ग्रोन टेररिस्ट, इतनी ज्यादा एक्सट्रीम मैंने नहीं देखी। और आज अगर देखा जाए तो पुलिस डिफंडिंग है, पुलिस आती नहीं है। आप किसी जगह पे 911 पुलिस बुलाएं तो पुलिस नहीं आती। जुडिशियल सिस्टम इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। चोरियां, ड्रग्स जो है बहुत आम हो चुकी हैं। तो अगर इस तरीके से सोसाइटी देखी जाए, मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल दूंगा। बर्नी सैंडर जो कि बहुत लेफ्ट विंग के लेजिस्लेटर हैं, उन्होंने अगले दिन बिल पेश कर दिया है कि हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम किया जाए, 32 आवर्स। तो 4 दिन काम करके कौमें तरक्की नहीं कर पाती, वर्सेस चाइना और वर्सेस मैं भारत गया हूं तो सबसे ज्यादा चीज जो मैंने देखी है कि मिडिल क्लास एजुकेटेड है और तरक्की की एपेटाइट है, उनके अंदर ख्वाहिश है कि हम तरक्की करें। और सबसे बड़ा तोहफा जो मोदी साहब ने भारत को दिया है वो नेशनलिज्म का है। तो तीनों चारों चीजें जब मैं देखता हूं तो मुझे नजर आ रहा है कि चाइना इंडिया विल राइज इफ अमेरिका डोंट रिफॉर्म देमसेल्व्स। अच्छा तारड़ साहब, चाबहार में जो है चाइना ने इन्वेस्टमेंट की है, इंडिया जो है वो रूस से भी मामला कर रहा है, असला भी ले रहा है, कर रहा है। हम तेल के लिए तड़प रहे हैं, इतना महंगा पेट्रोल है कि अब अपर मिडिल क्लास भी जो है उसकी बिलबिला उठी है। लेकिन हम ईरान से वो स्मगलिंग वाला मामला तो था और SIFC और हमारी इस्टेब्लिशमेंट उसको रोकने की भी सरतोड़ कोशिश कर रही है, लेकिन हम उनसे कोई मामला नहीं कर सकते। क्या इस सिलसिले में अमेरिका रुकावट है और क्या हम अमेरिका से इस पर बात कर सकते हैं कि हमें अपनी एग्जिस्टेंस के लिए उधर से सस्ता तेल चाहिए? इसमें कायसा सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी इकानमी जो है वो आपको मुआशी मसाइल हैं, आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है। आप इंडिपेंडेंट डिसीजन तभी ले पाएंगे जब आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होंगे। इस वक्त आप फिर दोबारा IMF के प्रोग्राम में जा रहे हैं। अल्टीमेटली जहां से पैसा आता है वहां से साथ कंडीशंस भी साथ आती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कायसा एक बात जरूर मेंशन करना चाहूंगा जो पाकिस्तान के फेवर में जा रही है। जिस तरीके से पहले अफगानिस्तान की एक अपॉर्चुनिटी थी, इस वक्त भी पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी दरवाजे पे पहुंच चुकी है ताइवान के हवाले से। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के
जो इस वक्त रूलिंग एलीट है, ये जो भी डिसीजन करने वाले हैं, उनको चाहिए कि अपने कार्ड अच्छे तरीके से खेलें और उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि बैलेंस करने की कोशिश करें चाइना और अमेरिका रिलेशनशिप। अल्टीमेटली उसमें आपको चाइना को इत्माद में लेना होगा, सी पैक की वजह से उनकी रिजर्वेशंस मौजूद हैं। पाइपलाइन के हवाले से कल डोनाल्ड लू ने भी कहा है कि हम वी आर नॉट प्लीज्ड विद इट। अल्टीमेटली अमेरिका के इंटरेस्ट में वो नहीं जाता, लेकिन पिछला हमारे आर्मी चीफ साहब का अमेरिका का दौरा बड़ा कामयाब था। ही वाज रिसीव्ड वेरी वेल। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने कार्ड एहतियात के साथ खेले, कोशिश करे कि दोनों के रिलेशनशिप को बैलेंस करें। तारिक साहब, बहुत सी बातें तशना रह गई, वक्त की दीवार सामने आ जाती है, मगर ताइवान वाला मामला तशना रह गया कि ताइवान तो एक बोन ऑफ कंटेंशन भी है चाइना और अमेरिका के दरमियान माइक्रोचिप के हवाले से। मगर वक्त खत्म हुआ। बहुत शुक्रिया साजिद तारिक साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन, हमने देखा ये आलमी दुनिया और आलमी दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं और थोड़ा समझने की कोशिश की। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे इंडिया में बिजली कितने की बिकती है, यहाँ कितने की बिकती है, और यहाँ बिजली खरीदते खरीदते गरीब आदमी खुद क्यों बिक जाता है। साथ साथ ही तो हैं हम। सिलसिला क्या है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मारूफ मेशदान डॉक्टर हफीज़ पाशा, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज बहुत सी दिलचस्प बातें हैं, मगर मैं पहले ये जो हमारा अगला अरेंजमेंट हो रहा है उसके हवाले से कहा जा रहा है कि जो लोग हैं, ये दुकानदार जिसे कहते हैं, या जो इनको टैक्स लगाया जाएगा और टैक्स बिजली में शामिल कर दिया जाएगा, क्या नई कंडीशनैलिटीज़ आ रही हैं? और मेरा सवाल पहला आपसे ये है कि क्या ये टैक्स जो मिडल मैन है उसकी जेब से जाएगा या विल बी ट्रांसफर्ड टू दी एंड बाय मीनिंग देयर बाय द कॉमन पीपल? डॉक्टर साहब, देखिए, बात यह है कि ये प्रपोजल्स जो हैं ये मुख्तलिफ ज़रियों से आ रहे हैं और इन पर मेरे ख्याल से मुनासिब तरीके से गौर होना चाहिए। और मुनासिब ये भी होगा कि जो रिफॉर्म प्रपोजल्स हैं वो इसको पब्लिक डोमेन में लाएं ताकि लोग जो हैं उन पे अपना राय फॉर्म कर सकें। बात दरअसल ये है कि इस वक्त जो ज़्यादा अहम है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट, ज़्यादा प्रॉपर्टी पे टैक्सेस लगाना। बेशुमार प्रॉपर्टीज़ को दिए गए हैं, बड़ी प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले उनको लाएं, इसलिए कि ये ज़्यादातर अमीर तबके के पास होता है। दूसरी तरफ आपने अपने जो ट्रेडर्स हैं, होलसेलर्स और बड़े ट्रेडर्स को टैक्स नेट में काफ़ी हद तक ले आए हैं विद होल्डिंग टैक्स रजीम के ज़रिए से। जो छोटे ट्रेडर्स हैं उनके बारे में आपको कोई ऐसा निज़ाम लाना चाहिए जो इंसाफ वाला हो और उन पे बोझ ज़्यादा न पड़े, इसलिए कि मार्केट्स में इस वक्त सेल्स में कोई ख़ास बॉयंसी वगैरह नहीं है, लोग परेशान हैं। तीसरी तरफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ख़ास तौर पे सबसे ज़रूरी इस वक्त है कि कल्चरल इनकम टैक्स, जो मुल्क के सबसे बड़े बड़े ज़मींदार हैं जिनके पास 400-500 एकड़ ज़मीन एक ज़मींदार के पास है, उन पर एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स मुनासिब तरीके से लाएं और उसको उस रेट में, हमारा जो मिडिल क्लास, सैलरीड क्लास जो है, अपर मिडिल क्लास वगैरह, जो टैक्स रेट्स उनके हैं, वो जो बड़े ज़मींदार हैं उसी तरह के रेट्स उन पर लगने चाहिए। अगर आप इस तरह के करेंगे तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, तो अल्लाह के फजल से मेरा अपना अंदाज़ा यह है, हमने इस पर काफ़ी काम किया है कि हमें एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स से 500 से 600 अरब मिल सकता है और प्रॉपर्टीज से कोई 800 से 1000 अरब मिल सकता है। और ये अगर हो जाए तो इसके नतीजे में बहुत गुंजाइश पैदा हो जाएगी कि हम गरीब तबके को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और मुख्तलिफ दूसरे प्रोग्राम से रिलीफ और उन्हें फ़ौरन पहुँचाए। IMF भी यही कह रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ी मैं अहम बात जो आपसे अक्सर मैं डिस्कस करता हूँ, क्योंकि आज की दुनिया में एनर्जी जो है, सस्ती एनर्जी के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। एक बड़ी दिलचस्प सिचुएशन पैदा हुई कल एक बहस के दौरान। मेरे कुछ साहब जो मेरे साथ पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने कहा जी आप जो इंडिया में टैरिफ बता रहे हैं वो रियलिस्टिक नहीं है। तो हमारे एक और प्रोफेसर डॉक्टर साहब दोस्त हैं, वो टीवी देख रहे थे,
तो उन्होंने अपने किसी कोलीग या एक्स क्लास फेलो से इंडिया से एक बिल मंगा लिया और वो देख के मैं हैरान रह गया। ये ज़रा चलाइएगा, मैं डॉक्टर साहब से इसकी शेयर करता हूँ। डॉक्टर साहब, ये इंडिया का बिल है और ये 143 यूनिट्स हैं और इसके बिल है 699। तो मैंने जब इसको डिवाइड किया तो ये कोई 4 रुपये 88 पैसे का बिल आया। फिर मज़ीद उन्होंने मुझे तफसील भेजी कि इसमें तो वो सब्सिडी देते हैं किसानों को भी, 300 तक वो बिल ही नहीं लेते और हम 60-70 पे ले रहे हैं। तो और चाइना है, चाइना तो चले छोड़ दें, वहाँ एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन था, मैं उसकी बात नहीं करता, मगर इंडिया तो हमारे साथ आज़ाद हुआ, मार्केट इकॉनमी है। तो ये इतना बड़ा बोझ और फ़र्क क्यों है डॉक्टर साहब? मैं आपको एक बात बता दूं, जी। हिंदुस्तान में यकीनन जो टैरिफ्स हैं वो कम हैं, मगर हिंदुस्तान में एक नुमाया चीज़ है जो पाकिस्तान में नहीं है, और वो ये कि पाकिस्तान में हम कम से कम ये हमने किया है कि सारे मुल्क भर में एक टैरिफ है, अलावा कराची के जो कि प्राइवेटाइज हुआ है। तो हमारे जो 9-10 डिस्कोज हैं उनके जो टैरिफ्स हैं वो सब एक ही हैं। डॉक्टर साहब, सरकार की तरफ से कहा गया है कि वफाकी वजीर हैं, वो बिजली पानी के वजीर भी रह चुके हैं, 900 अरब रुपए की बिजली चोरी की बात की जाती है। हम उसे ब्रिज करने की बजाय प्रेशर आवाम आदमी पे डाल देते हैं और बैगिंग बाउल लेके घूमते रहते हैं। कोई हल नहीं है यहाँ पर, किसी के पास एहलियत नहीं है ये चोरी रोकने की? बात दरअसल ये है कि जो हमारे लॉसेस हैं वो आप सब मिला लें तो जब आप 100 किलोवाट आवर एक का है तो जब तक वो बिलिंग तक पहुंचता है और पैसे रिकवर होते हैं तो हमारे क्यूमुलेटिव लॉस, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, बिलिंग सब मिला हिंदुस्तान और बांग्लादेश में, मैंने इस पर रिसर्च किया है, हिंदुस्तान में कुल लॉस जो है वो 10% है और बांग्लादेश में 11% है। हमारे यहाँ 23% है। और आप इसको राउंड ऑफ करें रेवेन्यू से तो वो मुनासिब कह रहे हैं, तकरीबन 1 खरब के करीब लॉसेस हो जाते हैं। तो ये फिर मिसमैनेजमेंट होगी ना डॉक्टर साहब? ये तो फिर ये बजाय इसके कि लोगों के पास आन करते रहें और थीव्स को हम फीड करते रहें। ओवरऑल लॉसेस भी 13 से 14% थे, वो अब बढ़ा के 23% तक पहुंच गए हैं और इनको कम करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम आप ये कोशिश, इसलिए इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि पिछली हुकूमतों ने ज़्यादा प्रायोरिटी जनरेशन को दिया, पावर प्लांट्स जो बिजली जनरेट करते हैं, और हमने बहुत कम प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को दिया। और आज हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो जिसे कहते हैं ना कि बेपनाह पुराना हो चुका है और बहुत ही डिफेक्टिव है। मेजर लॉसेस तो आपके ट्रांसमिशन में होते हैं, तो आपको अपनी प्रायोरिटी बढ़नी है। यू हैव टू फ्रॉम जनरेशन, इसलिए कि इस वक्त आपके पास माशाल्लाह बहुत एक्सेस कैपेसिटी हो चुकी है। डिवोट ऑल योर PSDP फंडिंग इन द पावर सेक्टर टुवर्ड्स improving the transmission system। बहुत बुरा हाल है उसका, बहुत बुरा हो चुका है। डॉक्टर साहब, माय लास्ट क्वेश्चन, क्या ये एक बात कही जाती है, पॉलिटिकल इकॉनमी का सवाल है कि जब खान साहब की गवर्नमेंट थी, आखिरी दिन थे, तो वो मुल्क को एट द ब्रिंक ऑफ डिफ़ॉल्ट ले आए थे, जिसमें बाद में 18 महीने की या 16 महीने की हुकूमत ने हमें बड़ी मुश्किल फैसले करके बचा लिया। एक वक्त ऐसा आया था कोविड-19 के बाद के एक हैरत अंगेज सिचुएशन पैदा हुई जब कीमतें इंटरनेशनली इतनी गिर गई तो पाकिस्तान के रिजर्व्स जो हैं वो 21-22 के एंड में, आप ये देखिए कि 2021 के एंड में रादर 17 अरब डॉलर तक पहुंच चुके थे, जो कि 3 महीने के रिजर्व्स हैं। बहुत ही हेल्दी पोजीशन हो गई थी, मगर माशाल्लाह 21-22 में इकोनॉमी को एक्सपैंड करने की कोशिश की गई PTI हुकूमत की तरफ से, और उसके नतीजे में आप ये कीमतों में भी फिर इजाफा हुआ। तो रिजर्व्स जब उनकी जून 22 में रिजर्व्स 9 अरब डॉलर तक गिर चुके थे। असल जो डिफॉल्ट का वक्त आया है
वो पीडीएम हुकूमत के जो तकरीबन जून का महीना है, जून 23, आप उस वक्त रिजर्व्स $4 अरब तक गिर चुके थे और खतरा उस वक्त था। ये पीटीआई हुकूमत के वक्त गिरावट आई थी, मगर उसके बावजूद रिजर्व्स $9 बिलियन के लेवल पे थे। ये जो $4 बिलियन पे आए तो हम बहुत करीब आ चुके थे डिफॉल्ट के, मगर अल्लाह का फजल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त के शहबाज शरीफ साहब जाकर पेरिस में उन्होंने नेगोशिएट खुद अपने तरीके से किया, इसाकदार को साहब नहीं लेके गए और खुद जाके बातचीत करके फौरन से फौरन एक नया स्टैंड बाय फैसिलिटी आईएमएफ से हासिल किया, जिससे हमें एडवांस में लोन पैसा मिला और सऊदी अरेबिया और यूएई ने भी सपोर्ट किया और जुलाई के महीने में हमारे रिजर्व्स फिर $8.5 से $9 अरब तक आ गए हैं। आज वो $8 अरब के नीचे हैं और ख़तरा मौजूद है कि कुछ गिरावट आने वाली है अगले हफ्तों में, जब तक आईएमएफ का पैसा फिर नहीं आता है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमें एनलाइटन किया और ये कुछ सजेशन दी, बड़ी इंपॉर्टेंट सजेशन है, जिसे मैं कहूँगा कैपिटल सजेशन हैं, इन पे शायद गौर कर लिया जाए तो हम हालात बेहतरी की तरफ भी ले जा सकते हैं। ये तो हमारा आज का शो, इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।